अभियान कर रहा है, उसका अभियान है गुजरात का अभियान। गुजरात का अभियान है, ये 1299 का अभियान है। कभी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के पहला अभियान कहाँ का था, तो आप लोग क्या बताएंगे? गुजरात का अभियान था। इसकी ब्राइटनेस बढ़ा रखिए, देख लेना है ना। कहाँ का अभियान है पहला अभियान? गुजरात का अभियान है। गुजरात के अभियान के कारणों को जान लो कि गुजरात में आखिर में उसने अभियान करे क्यों। इसका जो पहला कारण है कि गुजरात में तट है, समुद्री तट है, तो यहां से व्यापार बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? व्यापार। हर चीज को जानना पड़ता है ना कि कारण क्या थे, बिना काम से क्यों आया गुजरात में, तो बिना काम से तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ कारण है। पहला क्या है? व्यापार। यहां व्यापार बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, यहां पे एक बंदरगाह है, केम्बे। केम्बे बंदरगाह। ये केम्बे बंदरगाह भी बहुत ज्यादा फेमस है। किस लिए फेमस है? व्यापार के लिए फेमस है। यहां से जितना भी सामान अरब से आता है या ईरान से आता है, वो कहां आता है? पहले केम्बे में आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे भारत में। समझ गए इसके इंपॉर्टेंस? बहुत इंपॉर्टेंट है केम्बे बंदरगाह। तीसरी चीज, इस बंदरगाह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, घोड़े। कौन से? अरब के घोड़े। आप लोग, जिन लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होगी घोड़ों के बारे में, उनको शायद पता हो कि भारतीय घोड़े इतने मजबूत नहीं होते युद्ध के हिसाब से, इसलिए आपको किन घोड़ों का यूज करना पड़ता है? अरब के घोड़े या तुर्की घोड़े। इनका सबसे ज्यादा फेमस है अरब के घोड़े। तो यहां पे क्या हो रहा है? केम्बे बंदरगाह में अरब से घोड़े आ रहे हैं। अरब से घोड़े क्या आ रहे हैं? अरब से घोड़ों का व्यापार हो रहा है। चौथी चीज, आप अगर गुजरात पर शासन करोगे, जैसे ये क्षेत्र है कश्मीर, ये गुजरात, आप लोग खुद भी देखो, स्ट्रेटेजिक रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यहाँ पे समुद्र है, आप समुद्र पे शासन कर सकते हो। ये बहुत अमीर भी है क्योंकि यहाँ से व्यापार बहुत ज्यादा अच्छा होता है, अच्छे अच्छे बंदरगाह हैं, सारे घोड़े यहाँ से आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इसलिए आक्रमण करेगा। पर एक और जो मुख्य कारण है, कोई व्यक्ति है माधव मंत्री। नाम क्या है इसका? माधव मंत्री। ये माधव मंत्री बुलाएगा कि आओ और गुजरात पे आक्रमण करो। हमेशा घर का भेदी ही रहता है। घर का भेदी तो बताता है कि बाण कहां मारना है। विभीषण का बारे में किसने बताया था कि इसके अमृत कहां पे है? तो इसके पेट में है। ये किसने बताया था? विभीषण ने बताया था। तो ये गुजरात का विभीषण है। कौन? माधव मंत्री। पर इसके विभीषण बनने का एक कारण भी है। यहां का जो शासक है उसका नाम है राय कर्णदेव। क्या नाम है? रायकर्ण। और ये इसकी पत्नी है, ये बघेला शासक है रायकर्ण, और इसकी जो पत्नी है उसका नाम है कमला देवी। कमला देवी। और इसकी बेटी का नाम है देवल देवी। क्या नाम है? देवल देवी। अब हो क्या रहा है? ये भी शादीशुदा है, ये भी शादीशुदा है। जो रायकर्ण है, राजा है, उसने क्या करा कि उसका अफेयर चल रहा है। किसके साथ में? माधव की पत्नी के साथ में, जो इसका मंत्री है ना। तो माधव ये चीज सहन करेगा क्या? बुरा लगेगा ना, रोता होगा रात रात को, वो अरिजीत सिंह के गाने सुन के कि यार मेरे साथ में कैसा करा मेरी पत्नी ने। राजा को देख के राजा से बातचीत करने लग गई। अच्छी बात तो है नहीं है। माधव मंत्री उस चीज का गुस्सा उतार रहा है। वो गुस्सा उतारने के लिए किसको बुला रहा है? अलाउद्दीन खिलजी को। और उसको बोलेगा कि ये जो बघेला शासक है, ये भी ध्यान रखना है, कौन से शासक हैं? बघेला वंश के शासक हैं। रायकर्ण कौन है? बघेला शासक। बघेला शासक है रायकर्ण। तो ये जो बघेला शासक हैं वो लोग कमजोर हैं, आप उनको हरा सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी को बोला। अलाउद्दीन खिलजी तो हमेशा रहता ही है उस चीज में कि यार कब कौन बुला ले, कब जाके आक्रमण कर दूं। अलाउद्दीन खिलजी मस्त बोले कि अभी आ जाता हूं। अलाउद्दीन खिलजी सेना भेजेगा। 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मेरे दोस्तों के नाम भी रख रखे हैं। एक का नाम उलुग खान है। उलुग खान कौन है? अभी मैंने आपको बताया था, इसका भाई
इसका एक और नाम भी अल्मास बेग। क्या नाम है? अल्मास बेग। और दूसरा है नसरत जलेसरी। नसरत जलेसरी, ये दोनों आएंगे। कौन? उलुग खान और नसरत जलेसरी दोनों आएंगे, गुजरात पे आक्रमण करेंगे और गुजरात के शासक को हरा देंगे। इसको हरा दिया इन्होंने, रायकर्ण। जो कमला देवी है ना इसकी पत्नी, उसको तो उठा के ले जाएंगे। क्या करेंगे? कमला देवी को तो उठा के ले गए अलाउद्दीन के पास में। फिर अलाउद्दीन ने बोला होगा कि तेरा पति तो वैसे भी धोखा देता है, तेरे को अच्छा आदमी थोड़ी है, मेरे पास में रहेगी तो मैं रानी बना के रखूंगा। तो ये जो अब फिर कुछ दिक्कत आ रही है क्या? यहां तक समझ में आया है ना? इन दोनों ने आक्रमण करा, रायकर्ण को हरा दिया। रायकर्ण को हराने के बाद रायकर्ण की जो पत्नी है कमला देवी, उसको अपने साथ में ले गए। और ये दोनों जो है, रायकर्ण और देवल देवी जो इसकी बेटी है, ये दोनों कहां भाग जाएंगे? ये भाग के चले गए देवगिरी। कहां चले गए? देवगिरी। इसको किसके पास में भेज दिया? अलाउद्दीन के पास में भेज दिया। किसको? कमला देवी को। अलाउद्दीन खिलजी ने समझाया कमला देवी को कि देखो तुम्हारा पति वैसे भी धोखा कर रहा था कि नहीं कर रहा था, चीट करा ना उसने तुमको। किसके साथ में? माधव मंत्री की पत्नी के साथ में चीट करा। तो तुम ऐसे चीटर के साथ में क्यों रहती हो? मेरे साथ में रहो, आने वाला शासक मैं ही हूं, मेरे पास देखो कितना बड़ा राज्य है। तो ये मान भी जाती है ये मान जाएगी। और बाद में पता है क्या होगा? इसको ये उपाधि भी देगा। अलाउद्दीन खिलजी इसको अच्छी सी कोई सी उपाधि भी देता है और अपने साथ में रख भी लेगा। ये दोनों कहां चले गए? देवगिरी। अब जीतने के बाद में घूमता तो ही सही आदमी। नुसरत जलेसरी एक बार घूमते हुए केम्बे बंदरगाह में गया था कि अपन ने इतनी जगह जीती है तो चलो घूम के आते हैं। केम्बे बंदरगाह में इसको एक आदमी मिला है जो इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है वो आदमी, आपने मूवी में देखा भी होगा। क्या नाम है? अलाउद्दीन का विशेष खास। क्या नाम है? मलिक काफूर। मलिक काफूर ये गुलाम था। इसको किसने खरीदा है? नसरत जलेसरी ने खरीदा है। जो मूवी में दिखाया ना कि ये वो लेके जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, वो नहीं लेके जाएगा, इसको तो नसरत जलेसरी लेके जाएगा। और नसरत जलेसरी इस मलिक काफूर को लेके जाएगा तो उसने इसको 1000 रुपए में खरीदा है, 1000 दिनार में। कितने? 1000 दिनार, इसलिए इसका नाम है 1000 दिनारी। कितना? 1000 दिनारी इसकी उपाधि है। क्या है? 1000 दिनारी। 1000 दिनारी। इतनी धमाले करेगा ना मलिक काफूर आगे जाके कि आप लोग देखोगे। यहां तक चीजें समझ में आ गई है ना? मलिक काफूर को खरीदा इस अभियान में। इस अभियान का जो शासक था रायकर्ण था, बघेला शासक था। कमला देवी को राजा के पास में ले गए। देवल देवी और रायकर्ण कहां भाग गए? देवगिरी। इतनी चीज समझ में आ गई। यहां से खरीदा, इसके पास भेज दिया। अब ये लोग जो सेना लेके आए थे, उस सेना में विद्रोह हो गया। विद्रोह का मैं कारण बताता हूं। एक चीज होती है खुम्स। क्या होती है? खुम्स। खुम्स क्या होती है? खुम्स। खुम्स का मतलब होता है लूट का माल। लूट का माल। क्या होता है खुम्स का मतलब? लूट का माल। जब पहले ये लूट का माल बंटता था तो आप सब मेरे सैनिक हो, मैंने आपको भेजा कि जाओ जो लूटना हो लूट लो। तो तुम जितना लूटते थे ना, अगर तुमने एक रोटी लूटी है तो क्या होता था? इसके 5 पार्ट कर लो। 5 पार्ट है, इसमें से 4 पार्ट तो आप लोग रखते थे, 1 पार्ट मेरे को देते थे। पर अलाउद्दीन ने नया नियम लागू करा। उसने बोला 4 पार्ट तो मैं रखूंगा, 1 पार्ट आप रखोगे। खतरनाक आदमी है, मजाक थोड़ी है वो। अब तुम लोग मानोगे क्या? बुरा लगेगा ना? तो सबसे ज्यादा किनको बुरा लगा? तो नए मुसलमानों को बुरा लगा। ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी बता रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों ने कभी नाम सुना है नए मुसलमान? आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नए मुसलमान कौन होते हैं, तुर्क मुसलमान या भारत से जो मुसलमान बने हैं वो मुसलमान, जो पहले हिंदू थे फिर मुसलमान बन गए, या जो लोग मंगोल थे वो मुसलमान,
या जो पाकिस्तान के लोग हैं वो मुसलमान? कौन है नए मुसलमान? जो पहले हिंदू थे फिर मुसलमान बन गए, वो नए। तुम सबके आंसर गलत हो जाएंगे। जो मंगोल थे, जो मंगोलों ने धर्म परिवर्तन करा था, वो कौन बने? नए मुसलमान बने। इसको मोस्ट टाइम पे करके लिख लेना। तो नए मुसलमान क्या करेंगे? विद्रोह कर देंगे। इस कारण से इनको बोला कि हमको जितना पैसा उतना तो दे रहे हो, तो क्या होगा? इसके परिणाम में क्या होगा? नए मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया। नए मुसलमानों ने विद्रोह करा। यह क्वेश्चन आ चुका है कि नए मुसलमान किसको कहा जाता है? तो जो मंगोल थे, मंगोल आए थे आक्रमणकारी, उन्होंने जब रिलीजन परिवर्तन करा, धर्म परिवर्तन करा, तो वो कौन बन गए? नए मुसलमान बने हैं। उन नए मुसलमानों ने किसके खिलाफ विद्रोह कर दिया है? अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। वो विद्रोह करके गुजरात से कहां चले जाएंगे? रणथंभौर। तो अगला अभियान कहां का होगा? रणथंभौर का। ये 1299 का अभियान था, राइट। अब जो अभियान होगा वो 1301 का अभियान, रणथंभौर का अभियान। सेकेंड अभियान लिखना है इसका, रणथंभौर का अभियान। कारण पता है ना, खुम्स की लूट को लेके झगड़ा हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी, नेट में कि खुम्स क्या होता है। तो आप लोग बताओगे लूट के माल। नए मुसलमान क्या होते हैं? तो आप लोग बताओगे कि जो मंगोल मुसलमान बन गए थे ना, वो नए मुसलमान है। अब क्या हो रहा है कि एक अभियान है रणथंभौर का अभियान। ये आदमी मजाक नहीं है। अभी जिनसे भिड़ने के लिए जा रहे हैं ना, वो आदमी मजाक नहीं है। 1301 महान शासक, इतिहास में इसकी खूब कीर्ति है। वो शासक का नाम क्या है? हम्मीरदेव चौहान। चौहान वंश के शासक हैं। जब गोरी नाम सुना है ना? मैंने गोरी को पढ़ाया था। मैंने बताया था गोरी ने क्या जीत लिया था? तो उसने पृथ्वीराज को हरा के उसका क्षेत्र जीत लिया था, अजमेर का। अजमेर में उसके वंशज कहां भग के आ गए थे? रणथंभौर में। वहां उन्होंने अपने राज्य को बसाया। इसलिए ये भी चौहान है, वो भी चौहान थे। तो ये किसके वंशज है? पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। कौन है? चौहान है। रणथंभौर में शासक का नाम क्या है? हम्मीरदेव। हम्मीरदेव चौहान, महान शासक। इन्होंने कई लड़ाइयां जीती, कई लड़ाइयां, बहुत विजय रहे। 20 लड़ाइयां जीती, 20 के 20 ही जीत गए, ऐसा कहते हैं, है ना। और मुस्लिमों के खिलाफ कई लड़ाइयां जीती इन्होंने। मैंने बताया था ना, जलालुद्दीन खिलजी ने लड़ने से ही मना कर दिया था। बोले कि मैं तो लड़ ही नहीं सकता हूं, है ना। क्या हो रहा है? इसकी जो पत्नी है उसका नाम है रंगमाली और बेटी का नाम है पद्ममाली। रंगमाली, हम्मीरदेव। और पद्ममाली। ये कौन है? इसकी बेटी है। इतनी बात आई समझ में? हम्मीरदेव के पास में अलाउद्दीन खिलजी ने दूध भिजवाया। क्या आपके पास में जो हमारे भगोड़े आए हैं ना भागकर, ये जितने सैनिक थे ना नए मुसलमान, वो सब भग के किसके पास में आए थे? हम्मीरदेव के पास में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दूध भिजवा के बोला कि ये जो नए मुसलमान आए हैं आप उनको वापस दे दो उनको, क्योंकि हमारे भगोड़े हैं और भगोड़े को हम आने नहीं देंगे। सीधी सी बात है, तुम भग के गए हो तो मेरे तो दुश्मन हो ना, मैं दुश्मनों को क्यों कहीं रहने दूंगा। हम्मीरदेव ने एक ही बात बोली कि हम कौन है? क्षत्रिय हैं। और क्षत्रिय धर्म साफ साफ कहता है कि मर जाना पर शरणागत की रक्षा करना है। शरणागत मतलब समझते हो ना, जिसको अपन ने शरण दी है उसको कैसे छोड़ दूं मैं? सीधी सी बात है यार। नहीं तो मेरे पूर्वज मेरे को बोलेंगे, ऊपर देख, जो ऊपर पूर्वज हैं हमारे, वो तो बोलेंगे जिंदगी भर कि तूने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करा। लोग जमाना क्या बोलेगा? और मैं तो खुद भी असली हूं, तो मैं तो मानूंगा, क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा। बिल्कुल मना कर देंगे हम्मीरदेव चौहान की, हो ही नहीं सकता, आके लड़ लो, तुमको लड़ना हो तो। हमको तो वैसे भी शौक है मरने का और मारने का। अलाउद्दीन खिलजी बड़ी सेना के साथ में भेजेगा। किसको भेजेगा? तो उन दोनों को ही भेजेगा। विजेताओं को ही भेजा जाता है ना। तो विजेता कौन थे? पहला उलुग खान, दूसरा था नसरत जलेसरी। दोनों आए, भीषण युद्ध हुआ। उसके पहले युद्ध होता है
तो राजा के पास में थोड़ी देर तो बैठेगा राजा पत्नी के पास में, रानी के पास में, कि अगर होगा तो क्या होगा, तो फिर उसके आगे तुमको क्या करना है, बैठेगा ना। अगले दिन युद्ध है, शाम को राजा हम्मीरदेव अपनी पत्नी रंगमाली के पास में बैठते हैं और उसको बोलते हैं कि देखो कल मैं युद्ध पे जा रहा हूं, सामने शत्रु जो है वो बड़ी सेना लेके खड़ा हुआ है, वैसे तो मुझ पे बड़ा भरोसा है कि मैं हरा दूंगा, पर कल को अगर मैं हार जाऊं और तुमको जो हरे कलर के झंडे हैं वो आते हुए नजर आए, तो तुम जो क्षत्रिय स्त्रियां करती है वो कर लेना और समझ जाना कि मैं हार गया हूं, है ना। अगर हरे झंडे तुम्हारी तरफ आते हुए नजर आए किले की तरफ, तो समझ जाना हार गया हूं, और अगर केसरिया झंडे नजर आए तो समझ जाना विजय हुई है, और अपन खुशी खुशी रहेंगे, जश्न मनाएंगे। तो उसकी रानी बोलती है कि हाँ, मेरे को जिस टाइम हरे झंडे नजर आएंगे उस टाइम हम अग्नि जला के रखेंगे, दाह हो जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर ये जीत के आए तो ये लोग हमारे साथ कैसा हश्र करेंगे, राइट। युद्ध होता है और युद्ध में नसरत जलेश्री जो है वो गोफन के पत्थर से पहले ही मारा जाता है। इतना तगड़ा झटका देंगे ये लोग, हम्मीरदेव चौहान और इसकी सेना इतना तगड़ा झटका देंगे, इनके छक्के छुड़ा देंगे, इनको ये सोचेंगे कि हमने भूल करी है युद्ध करने में। नसरत जलेश्री गोफन के पत्थर, गोफन मतलब वो पत्थर फेंकने वाला हथियार देखा है, गोफन, उसके पत्थर से ही मर जाएगा। आमिर खुसरो को बंधक बना लेंगे ये लोग। हम्मीरदेव चौहान की सेना आमिर खुसरो को तो बंधक बना के रखेगी। आमिर खुसरो को क्या करेंगे, बंधक बना लेंगे। आमिर खुसरो को क्या करा है, बंधक बना के रख लिया है। इतना दम भर रहे हैं, पर इनसे गलती हो गई। ये लोग जीत जाएंगे पूरे युद्ध में, इनकी थोड़ी सी सेना बचेगी उलुग खान के साथ में। पर एक दिक्कत आई, इसके जो सैनिक जीते हैं उनको पता नहीं कि अपने को करना क्या है। तो जो हरे झंडे गिरे हुए थे ना, अच्छा एक और चीज भी है, जो हरे झंडे गिरे हुए हैं ना, ये दोनों पति पत्नी ने तो बातचीत करी कि हरे झंडे आएंगे मतलब मेरी हार हुई है, पर सैनिकों को थोड़ी पता है। उन्होंने हरे झंडे उठा उठा के फेंकना चालू कर दिया सैनिकों ने, जीत के खुशी में। और हम तो पैरों से उछल देंगे, नहीं ये ना वो, उठा उठा के फेंक रहे। वो दूर से क्या नजर आ रहा है कि हरे झंडे लहरा रहे हैं। यहां जोहर हुआ, गलती हुई और क्या हुआ, जोहर हुआ। जीत के बाद भी जोहर हुआ। इतिहास बहुत कुछ सिखाता है बेटा। जोहर हुआ, ऐसा बोलते हैं कि राजस्थान के इतिहास का पहला जोहर था, पर मैंने जहां तक इतिहास पढ़ा है ना, उसमें पहला जोहर जैसलमेर में हुआ था। पर तुम लोग लिखोगे तो कहां लिखोगे, रणथंबोर में, क्योंकि कंफर्म क्या है, रणथंबोर में हुआ है पहला जोहर। राजस्थान के इतिहास का प्रथम जोहर कहां हुआ, रणथंबोर में हो रहा है। कौन कर रही है, रंगमाली कर रही है। पर एक दिक्कत आई, जब रंगमाली ने जोहर करा तो ऐसे बोलते ये पहला जल जोहर था। क्या था, जल जोहर। जल जोहर मतलब जल में इन लोगों ने जोहर करा। पर इस चीज को लेके विवाद है। इस चीज को लेके बेटा इसलिए विवाद है कि जो आमिर खुसरो आ रहा है, जो इसका प्रत्यक्षदर्शी है, जिसने देखा है इस युद्ध को, आमिर खुसरो ने बताया कि जब मैंने जीत गए जब हम लोग जीते, अभी तो हारे हैं, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किले में आग लगी हुई थी। अब पानी में से आग आती है क्या? दूसरी चीज, पानी में मरना बहुत कठिन होता है। अगर जिसको तैरना आता है ना, उसका शरीर एक बार जवाब दे ही देगा कि ऊपर आना है अपने को कैसे भी। अपना ह्यूमन नेचर रहता है कि अपन आगे रह के मर नहीं पाते हैं। जैसे आप लोग अगर चाहो कि खुद की सांस रोक के मर जाओ, तो आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। सांस रोक के खुद की नहीं मर सकते। बेटा अभी क्लास चल रही, क्लास के बाद में आता हूँ मैं अभी 3 बार बेटा काट चुका हूँ इस क्लास को, 3 बार, है ना। थोड़ी टाइम लगेगा, है ना, मतलब ऐसा मान लो कि 2 बजे तक, है ना। मैं खुद आ जाऊंगा आपके पास में 2 बजे तक। मैं आपको फोन लगा के बात कर लूंगा, थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, फोन पे बात कर लूंगा, या फिर आपको बुला लूंगा मैं क्या हो रहा है, जल जोहर प्रथम बार क्या हो रहा है, जल जोहर। पर असलियत में जल जोहर नहीं था। आमिर खुसरो एक बुक है,
तारिक ए अलई, क्या नाम है? तारिक ए अलई। ये अलाउद्दीन के ऊपर बुक लिखी है उसने, उसमें इस युद्ध का वर्णन करा है, उसमें इस युद्ध का वर्णन करा और बोला है उसने कि मैंने जलती हुई अग्नि देखी थी, मेरे को धुआं नजर आया था। तो अपन 100% ये नहीं मान सकते कि जल जोहर हुआ कि नहीं हुआ। इतनी चीज आ गई आप लोगों को समझ में बेटा? यहां पे अभी तक कौन जीत रहा है? जीत तो कौन रहा है? हम्मीर देव चौहान जीत रहे हैं। पर वो जो गलती हुई उसके कारण क्या हुआ? उनकी पत्नी ने दाह कर लिया। जब पत्नी ने दाह कर लिया और हम्मीर देव चौहान ऊपर पहुंचे, अंदर पहुंचे, तो उनको पता चला कि मेरे कारण क्या हो गया है? जोहर हो गया है। अब वो खुद सहन करेंगे क्या इस बात को? उनको बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट हुआ कि मेरे कारण, मैंने वचन दिया था तो मेरी पत्नी ने वचन का पालन करा। किस लिए करा? कि मैं मर गया हूं, इसलिए उसने वचन का पालन करा। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई क्षत्रिय मरेगा तभी तो वो जीतेंगे, क्षत्रिय भागेगा तो नहीं। तो मेरी पत्नी को लगा कि मैं विधवा हो गई हूं, इसलिए उसने करा है। अब मेरे को मरना पड़ेगा, बोले कि अब मेरे को मरना ही पड़ेगा। उन्हों के लिए एक शब्द है, उनके लिए एक कहावत है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिलिया तेल हम्मीर रस, चढ़े ना दूजी बार। मतलब सिंह सुवन मतलब जो शेर होते हैं, शेरनी हमेशा एक ही बार बच्चे को पैदा करती है। सतपुरुष जो होता है ना, सच्चा आदमी, वो एक ही बार जवाब देता है। तुमने बोला कि रत्नेश तूने गलती करी, या मैं आपसे पूछ लूं बेटा आपने करा, आपने एक बार मना कर दिया सर मैंने नहीं करा, फिर मैं दूसरी बार पूछूंगा ना, आप जवाब नहीं दो क्योंकि आप सच्चे हो। झूठा आदमी बार बार उस बात को फैलाता है, राइट? तो सिंह सुवन, शेरनी एक बार बच्चे को जन्म देती है। सतपुरुष वचन मतलब सतपुरुष जो आदमी है ना, एक बार जवाब देता है। कदली फल एक बार, जो केले का पेड़ होता है ना, वो एक बार फल देता है। तिलिया तेल हम्मीर रस, तिलिया तेल का मतलब होता है जो औरत होती है, महिलाएं होती है ना, उनके ऊपर आप लोगों ने देखा हो तो हल्दी का लेप लगता है। वो जिंदगी में कितनी बार लगता है? एक ही बार। कब? शादी के टाइम पे। वैसे ही तिलिया तेल हम्मीर हट, जो हम्मीर ने हट करी है कि अब तो मरूंगा, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं हारूं, मैं मरूं, तब तुम लोग क्या करना? जोहर करना, चढ़े ना दूजी बात। हम्मीर ने हट कर ली तो कर ली। उसके सेना नायक बोल रहे हैं कि आप मरोगे तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? बोले कि वचन दिया था मैंने, वचन कैसे तोड़ दूं? तो इसलिए कहावत है हम्मीर के लिए, हम्मीर स्वयं आत्महत्या करेंगे। क्या करेंगे? भगवान शिव जी के मंदिर में जाएंगे, बोलेंगे मेरे से भूल हुई है, पर मैं अपने हट पे अब अड़ी हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो क्या करेंगे? वो आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर लेंगे खुद की। मतलब सुन के अच्छा लगता है कि यार अच्छा नहीं हुआ इनके साथ में, पर इतिहास है, देखो सीख लोगे तो अच्छा है। फिर एक व्यक्ति है रणमल, अभी भी अंदर नहीं घुसे हैं ये लोग, ध्यान रखना। अभी भी खिलजी की सेना अंदर एंटर नहीं करी है, पर बीच में क्या होगा? एक व्यक्ति है रणमल। रणमल, रणमल यहां का ही आदमी है। कहां का? रणथंभौर का आदमी। रणमल इनको गुप्त रास्ता बता देगा खिलजी सैनिकों को कि आप यहां से घुस के आओ, यहां डायरेक्ट एंट्री है किले की, और वो लोग आएंगे और किले पे कब्जा कर लेंगे। समझ में आया रणथंभौर का अभियान? 2 अभियान हो गए, कारण भी समझ में आ गए कि इसने क्योंकि छुपाया था मंगोल सैनिकों को, इसलिए दूसरा अभियान हुआ है। तीसरा अभियान देखें तो जो तीसरा अभियान है वो कहां हो रहा है? चित्तौड़गढ़ पे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभियान है आप लोगों के लिए। इस पे मूवी बना दी थी इन्होंने, पद्मावत। नेक्स्ट अभियान का क्या हो रहा है? चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़ का अभियान
सिर्फ चित्तौड़ का अभियान। गढ़ का मतलब तो किला होता है ना, पर ये तो पूरे चित्तौड़ को जीतेगा ना, इसका जितना क्षेत्र है पूरा क्षेत्र जीत जाएगा। अब इसके कुछ कारण है, उन कारणों को जान लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैप नहीं मिटाना चाहिए मेरे को यार। आप लोग कारण जानोगे ना तो आप लोगों को अपने आप समझ में आएगा कि चित्तौड़ का अभियान क्यों इंपॉर्टेंट था। यहां पे आया, इस जगह को जीता, यहां जीता। अब आप खुद एक बार देखो, यहां पे जाने के लिए भी यहां से होके जाना पड़ रहा है, यहां पे भी अगर आपको जाना है और अगर यहां ये बैठे रहेंगे तो हमेशा खतरा मंडराएगा। गुजरात जाने का रास्ता है कहां से, इसके कारण जान लो, चित्तौड़ के अभियान का कारण। पहला कारण क्या है, गुजरात जाने के रास्ते पड़ता है, के रास्ते में है। गुजरात के रास्ते में पड़ रहा है, मतलब आपको अगर गुजरात में जाना हो तो आपको चित्तौड़ से होकर जाना पड़ेगा, अदरवाइज। अच्छा, जब इसने गुजरात अभियान करा है तो मैं नाम भूल रहा हूं उनका, जो रतन सिंह के पिताजी हैं, अच्छा सा नाम है उनका, सर्च कर लेना आप लोग। जब इसको गुजरात का अभियान करना था ना, जब अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात का अभियान करना था तो इसको मेवाड़ से होते हुए जाना पड़ा था गुजरात जाने के लिए, मेवाड़ से। तो इसने क्या करा था कि जो रतन सिंह के पिताजी हैं, सर्च करना कौन है रतन सिंह के पिताजी, जो रतन सिंह से पहले शासक थे। जल्दी करो, रावल रतन सिंह ही थे, उसके पहले भी समर सिंह थे ना। एक तो गुजरात के रास्ते में पड़ रहा था, दूसरा क्या होता, समर सिंह जो है ना, समर सिंह का अपमान। अलाउद्दीन खिलजी को क्या करना है, अभियान करना है गुजरात में। कहां से होके जाना पड़ेगा, चित्तौड़गढ़ से होके जाना पड़ेगा। बहुत सारे रास्ते तो थे नहीं कि ये लाइन ले लो, फोर लेन ले लो, कुछ भी नहीं, रास्ता वही था। अलाउद्दीन खिलजी ने समर सिंह को बोला था कि हम आपके राज्य से होते हुए सेना लेके जाएंगे क्योंकि हमको गुजरात में जाना है। समर सिंह बोले कि मेरे को क्या दिक्कत है, ले जाओ सेना। तो खुश हो गया अलाउद्दीन खिलजी कि हाँ मजा आएगा। फिर जैसे ही जाने लग गया वो दूत उसका अलाउद्दीन खिलजी का, तो समर सिंह ने रोका कि रुक। बोले क्या हो गया, आपने भी हाँ तो बोला कि मैंने हाँ तो करा पर पैसे लगेंगे जाने के, बिना पैसे के क्यों जान दूंगा मेरे राज्य से। तो अलाउद्दीन खिलजी को बड़ा बुरा लगा क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी पे अपमान था। वो खुद को क्या बोलता था, सिकंदर सानी, मतलब मैं सिकंदर हूं, खुद को सिकंदर बता रहा है। और उससे क्या ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं जाने आने का। तो जो सिकंदर के साथ के लोग थे वो सिकंदर को बार बार, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी के जो साथ के लोग थे उसको बार बार छेड़ते थे समर सिंह के नाम से कि अपन गुजरात गए थे, ध्यान में है कि नहीं आपको, याद है समर सिंह ने टैक्स ले लिया था। वो समर सिंह पहचानते हो ना, आपस में ऐसे ऐसे चिढ़ाया करते थे कि समर सिंह का क्या करना है, वो अपने को वो टैक्स वाला। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा अपमानित हुआ था इस चीज से। तो दूसरा कारण क्या है, समर सिंह ने अपमान करा था अलाउद्दीन खिलजी का। समर सिंह के द्वारा अपमान है ना, समर सिंह ने अपमान करा था, समर सिंह द्वारा अपमान, ठीक। समर सिंह तो नहीं मिटेगा। समर सिंह द्वारा अपमान, किसका अपमान, अलाउद्दीन खिलजी का अपमान। अब उसको बार बार टोकते थे तो उसको भी अच्छा नहीं लगता था। दूसरे इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखो आप लोग, कितनी अच्छी जगह है। यहाँ गुजरात है, यहाँ रणथंभौर है, यहाँ मालवा का मैदान है। अगर आपको मालवा पे भी कब्जा करना हो तो भी इधर आना पड़ेगा, दक्षिण जाना हो तो भी इधर आना पड़ेगा, गुजरात जाना हो तो भी इधर जाना पड़ेगा। तो आपको मेवाड़ तो जीतना ही पड़ेगा अगर आपको आसपास में आना हो। तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है, सामरिक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मतलब सामरिक लोकेशन अच्छी है, लोकेशन को स्थिति अच्छी अच्छी है। अब मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा था हिंदी वर्ड यार उसका, अच्छी है, बहुत अच्छी है, दिख रही है, अच्छी लोकेशन है ना। फोटो के लिए अच्छी लोकेशन नहीं, ऐसे मतलब ऐसी भी अच्छी लोकेशन रहती है सेना के हिसाब से। और जो चौथा कारण है आप लोग जानते ही हो,
पद्मावती। ये फेमस कारण है। क्या हुआ था कि एक व्यक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, उसने 1540 में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पद्मावत। इसके कई सारे पार्ट्स हैं, अखरावत, आखिरी कलाम, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बस जान लो किसने कब लिखा है, बहुत टाइम बाद लिखा है। ये घटना कब की है? तो ये है 1303 की, और ये कितने सालों बाद लिख रहा है। अब कहानी समझ लो क्या हुआ था। इस कहानी के अनुसार जो मलिक मोहम्मद जायसी वो बता रहा है कि एक लड़की थी खूबसूरत सी, कहाँ की? सिंहल द्वीप की। सिंहल द्वीप मतलब श्रीलंका। पर आज के इतिहासकार मानते हैं कि सिंहल द्वीप कोई सा आसपास की जगह होगी, वहां से आई होगी, क्योंकि उसके आसपास का जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे गाते भी हैं, कुछ गाने गाते हैं, उसमें ऐसा बताया है कि तेरी खूबसूरती, किसी लड़की की खूबसूरती कैसे बताते हैं कि तेरी खूबसूरती पद्मावती जैसी है। तो वहाँ के लोकल गीत हैं, तो ये बहुत हद तक मतलब ऐसे मान सकते हैं कि आसपास की रही होगी, क्योंकि तुम खुद देखो यार, यहाँ से ठेठ यहाँ जाना बहुत कठिन काम है लड़की लेने के लिए, राइट? तो अच्छी खासी थी। इस बीच में क्या होता है कि एक व्यक्ति है जो रतन सिंह है ना, रावल रतन सिंह, उनके गुरु हैं, उसका नाम क्या? राघव चेतन। राघव चेतन जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के पास में किसी अपमान को लेके, और अलाउद्दीन खिलजी को बताएगा कि आपने जितनी चीजें जीती है ना दुनिया में, उन सब का कोई अहमियत नहीं है अगर आपने पद्मावती को नहीं जीता तो, राइट? उनसे खूबसूरत कोई है ही नहीं धरती पे। तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में भी आता है कि यार इतनी खूबसूरत तो कितनी खूबसूरत रही होगी, राइट? अलाउद्दीन खिलजी की जब मैंने आदमी बता ही दिया कैसा आदमी है वो, आ भी सकता है, तो उसने बोला ठीक है यार, अब अपने कहाँ चलना है? पद्मावती को जीतने के लिए चलना है। तो अलाउद्दीन खिलजी आसपास में डेरा डाल लेगा। डेरा मतलब उसको पता है कि चित्तौड़ का किला भारत का सबसे बड़ा किला है, पता आपको? उसको सीधे सीधे अंदर लड़के जीतना पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करेगा? किले के आसपास घेरा डालेगा, बहुत टाइम तक घेरा चलेगा, पर फिर भी ये लोग हार नहीं मानेंगे, बाहर ही नहीं आएंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि चित्तौड़ किले में कुंड बहुत सारे बने हुए हैं, गए हो चित्तौड़ किले में? पानी की आपूर्ति वहीं से हो जाती है, खाना भी वहां पर, पहले फसलें भी उगा सकते थे, खाना पानी वहीं मिल रहा है, तो लोग बाहर क्या आएंगे? आए नहीं बाहर। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? समझौते की बात करेगा, और समझौते में बोलेगा मेरे को बस एक झलक देखनी है, सिर्फ एक झलक देखूंगा फिर चला जाऊंगा, पक्का वादा करता हूं, क्योंकि मैंने यही सुना है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत है, तो मेरे को बस इतना सा देखना है कि इतनी कितनी खूबसूरत है। नहीं बेटा, दूसरे की पत्नी ही खूबसूरत लगती, उसकी तो बहुत सारी थी, नहीं लगी, ये तो क्यों जाता, अपने साथ में ही रहता ना। ये तो कहावत है, इंसान का नेचर ही ऐसा है। सब अगर लोग अच्छे हो जाते, अपनी पत्नी कदर करने लग जाते, तो फिर ये झगड़ा वगड़ा क्या होता? ठीक है, पर जैसा भी है, उसको बोलेगा कि तो क्योंकि ऐसा इसने लिखा है पद्मावती में कि जो रतन सिंह है वो बोलेगा कि ठीक है मैं आपको एक झलक दिखाऊंगा। उस टाइम कांच नहीं होते थे, इसलिए कांच वाली बात तो झूठी है। वहां कुछ लगा भी रखे थे पहले कांच, कि इस कांच में देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, पर वो कांच वाली बात तो बिल्कुल झूठी है। पानी में एक झलक दिखवाई थी उसकी, हाँ, कि हाँ इस पानी में मैं इतना गया नहीं हूँ वहाँ पे, कि पानी में झलक दिखवाई थी उसकी, ये झलक देख ले। और झलक देखने के बाद उसने बोला था अब तो नहीं जाऊंगा, अब तो नहीं मानूंगा। तब क्या होगा? तब ऐसा होगा कि वो बुलवाएगा रतन सिंह को, बोले कि समझौता कर लेते हैं, और रतन सिंह को अपने साथ में उठा कहाँ ले जाएगा? दिल्ली। जब वो, हाँ, रतन सिंह राजा है बेटा चित्तौड़ का, पद्मावती का समर सिंह इनके पिताजी, रतन सिंह के पिताजी। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो कौन पढ़ रहे हैं? रतन सिंह को पढ़ रहे हैं। रतन सिंह हीरो इस पिक्चर का। बेटा देखो स्थिति ऐसी थी, अब मेरी बात सुनो, ये अपन नहीं बोल रहे हैं, ये इतिहासकार भी नहीं बोल रहे हैं, ये जो आदमी बोल रहा है ना वो कौन बोल रहा है? मलिक मोहम्मद जायसी बोल रहा है। मैं आपको उसकी कहानी सुना रहा हूं कि उसने क्या क्या बोला है। या आप भी नहीं बोल रहे, मैं भी नहीं बोल रहा हूं, ये इतिहासकार भी नहीं बोलते हैं। क्योंकि जो क्षत्रिय अपनी गर्दन कटा सकता है छोटी छोटी बात पे, वो क्या दिखाएगा अपनी औरत का चेहरा, है कि नहीं? दूसरी चीज ये भी है कि हो सकता है कि वो प्रैक्टिकल आदमी हो और उसके दिमाग में आया हो कि अगर मैंने चेहरा नहीं दिखाया तो ये पूरी आवाम को मार देगा, जनता को मारेगा, बच्चों को मारेगा, बूढ़ों को मारेगा, इससे तो बस शक्ल ही दिखानी है, क्या हो जाएगा शक्ल से?
कोई शक्ल दिखाना बुरी बात तो होती नहीं है, सम्मान सूचक शब्द है शक्ल तो। जो ढकते हैं वो चीज गलत है कि तुमने कुछ गलत काम करे हो तो मुंह ढक के घूम रहे हो, राइट? शक्ल दिखाना गलत नहीं है। आगे क्या होगा? रतन सिंह को कहाँ ले गए? दिल्ली। इस बीच में एक व्यक्ति है, उसका नाम राघव चेतन। राघव चेतन उसका नाम है, जो इसका पुरोहित था, जिसने बताया था अलाउद्दीन को जाके कि इतनी खूबसूरत है, उसका नाम क्या है? राघव चेतन। यहां तक आ गई समझ में? रतन सिंह दिल्ली में है, यहां पे कौन शासक कर रही है? पद्मावती अभी शासन कर रही है। इस बीच में दो काम होंगे। पहला काम क्या होगा कि पद्मावती हाँ कर देगी अलाउद्दीन खिलजी को कि ठीक है मैं आ रही हूं, और जब वो आएगी, आने की बात कहेगी तो खुद तो नहीं बैठेगी, अपने साथ में सैनिकों को ले जाएगी। और सैनिकों में दो सैनिक बहुत ज्यादा फेमस है, गोरा और बादल। ये एक ही परिवार के सदस्य हैं, गोरा और बादल। गोरा बादल ये दोनों भी, मतलब वो डोलियां रहती है ना, डोली जिसमें लड़की को लेके जाते हैं शादी के लिए, तो इसने बोला होगा पद्मावती ने कि मैं अकेली नहीं आऊंगी, मेरी सहेलियां भी साथ में आएगी बहुत सारी। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि तू तो बस आजा, भले कितने को ही लिया, उसने मना नहीं करा। डोलियों में कौन बैठ बैठ के चले गए? सैनिक। सैनिक बैठ के गए, तो सैनिकों ने किसको छुड़वा लिया? रतन सिंह को। पर ज्यादातर सैनिक मारे गए दिल्ली में, इसकी जो मेन सेना थी वो मारी गई। बहुत अच्छा रहा, जो गोरा बादल है वो भी शहीद रहे, दोनों शहीद हो गए, बहुत अच्छे से लड़े। ऐसा बोलते हैं कि इनकी गर्दन कटने के बाद में भी ये लड़े। पर ये जो समय मैं बता रहा हूं, जिस टाइम दिल्ली में युद्ध हो रहा है उस टाइम एक घटना घटी है। कुंभलगढ़ का राजा है देवपाल। कुंभलगढ़ की जगह है, वहां का राजा है देवपाल। देवपाल को भी पता है कि पद्मावती कितनी खूबसूरत है, तो कुंभलगढ़ का राजा बोलेगा कि देखो रतन सिंह तो चला गया, अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं यहाँ पे, तो आप मेरे से शादी कर लो। कुंभलगढ़ का राजा क्या बोलेगा? आप तो मेरे से शादी कर दो, बाहर में आन दो सबको, मैं अच्छा हूं, अपन कुंभलगढ़ में राज करेंगे, बढ़िया रहो। रतन सिंह का भरोसा नहीं, आए नहीं आए। अलाउद्दीन खिलजी तो वैसे ही बुरा आदमी है, तो उससे तो आप वैसे भी करोगे नहीं, मेरे से कर लो शादी। जब रतन सिंह को ये लोग छुड़ा के लेके आएंगे वापस, कहाँ पे? चित्तौड़ में, तो रतन सिंह को पहली बात पता चलेगी कि मेरे जब मैं गया था तो धमाले किसने करी थी? इस देवपाल ने। अलाउद्दीन का तो समझ में आता है कि उसका नेचर ही ऐसा है, पर इसको तो शर्म आनी चाहिए थी, ये तो पड़ोसी था, इसको तो हेल्प करनी चाहिए थी कि आप मेरी माँ के समान हो, मेरी भाभी हो। ये बोल रहा है कि आप मेरे पास में आ जाओ। तब रतन सिंह इसके खिलाफ युद्ध लड़ेगा और जीत भी जाएगा, पर उससे दो दिक्कतें पैदा हुई। आधी सेना दिल्ली में खपा दी, आधी सेना यहाँ खपा दी। अलाउद्दीन को पता चला तो बोले कि बढ़िया मजा आ गया, सेना तो बची ही नहीं। तब अलाउद्दीन फिर से आएगा, और अलाउद्दीन इस बार सीधे सीधे आक्रमण करेगा, और आक्रमण करने के बाद में क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी जीत जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? जोहर होगा। अलाउद्दीन जीता, और आगे क्या होगा? जोहर। जोहर और साका दोनों का, जोहर और साका पढ़ाया मैंने तुम लोगों को? जोहर और साका नहीं पढ़ाया? अच्छा, सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ा है ना। देखो दो तीन शब्द है, उसका ध्यान रखना है ना। एक होता है जोहर, एक होता है साका, साका, और एक होता है केसरिया। ये तीन वर्ड्स हैं, कई बार पूछे जाते हैं। जोहर का मतलब आप लोग जानते हो? औरत करते हैं कि आदमी आदमी करते हैं? महिलाएं करती है, महिला करती है। जोहर कौन करती है? महिलाएं करती है। कई बार इन दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं? साका बोल देते हैं। कई बार इन दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं? साका। या कई बार इन दोनों को क्या बोलते हैं कि ये कौन करते हैं? पुरुष करते हैं, पुरुष करते हैं। मैं बता रहा हूं, देखो मान लो कि किसी भी विधर्मियों ने किसी राजपूत राज्य को घेर लिया। ये राज्य है, ये किला है, इसको आसपास से घेर रखा है। 100% पता है कि थोड़े टाइम बाद अनाज खत्म हो जाएगा और जीतना लगभग असंभव है। सामने 1-1.5 लाख की सेना खड़ी हुई है, तुम्हारे पास में 10-1 हजार लोग हैं, जीत पाओगे? पॉसिबल नहीं है। जब वो लोग आएंगे तो वो लोग क्या करेंगे? रेप करेंगे मास लेवल पे,
बड़े लेवल पे रेप करेंगे, बूढ़े बच्चे सबको मारेंगे, औरतों को पकड़ के लेके जाएंगे, उनकी जिंदगी दुश्वार कर देंगे, पूरी जिंदगी भर यही चलेगा। ऐसे में राजपूत सैनिक क्या करते हैं, दो काम करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, उनकी जो महिलाएं हैं वो जौहर करेगी, वो जल जाएगी। जो उनकी माताएं हैं, बहनें, छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो सब जलेगी। उसके बाद में जो उनकी राख रहेगी, सोचो उनके सामने जलते हुए देखेंगे वो राजपूत सैनिक अपने परिवार की औरतों को, अपनी माओ को, सबको। युद्ध के पहले जौहर होगा। उस जौहर को देखने के बाद में उनकी जो राख रहेगी, वो राख अपने शरीर पे लगाएंगे कि ये मेरे परिवार वालों की राख है। और फिर क्या करेंगे, केसरिया कलर के कपड़े पहनेंगे, इसलिए इसको केसरिया बोलते हैं। क्या करेंगे, केसरिया कपड़े पहनेंगे, अपने सिर पे जो शिवलिंग होता है ना, जिसको अपन कुछ बोलते हैं, तुलसी के साथ में एक और क्या होता है, तुलसी के पास में अपन रखते हैं पत्थर, उसको क्या, शालीग्राम। शालीग्राम, मुंह में पहले तुलसी रखेंगे, माथे पे शालीग्राम लगाएंगे। और फिर अब उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य लड़ना नहीं है, उनका उद्देश्य मरना। पर जितने ज्यादा लोगों को मार सके उतने ज्यादा लोगों को मार के मरना, यह अब राजपूत सैनिकों का उद्देश्य। परिवार तो खत्म हो गया, कोई बचा तो है नहीं। तो राजपूत ऐसे जाएंगे, एक दूसरे को अफीम का बीड़ा खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे, अफीम का बीड़ा। बीड़ा मतलब समझते, पान। अफीम का बीड़ा इसलिए खिलाते हैं कि अफीम खाने के बाद में आपको दर्द का एहसास नहीं होता है। इंसान है तो दर्द तो होगा, भले यहाँ कितनी सहन कर लिया आपने, लगेगी तो दर्द तो होगा। उस दर्द से भी आप रुको नहीं, इसलिए क्या करेंगे, एक दूसरे को, भाई बंधु, पिता बेटे को, जितना परिवार, सब एक दूसरे को अफीम का बीड़ा खिलाएंगे। फिर ये सब लड़के लड़ने के लिए जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, केसरिया। आ गया समझ में, केसरिया पुरुष करते हैं और जौहर महिलाएं करती हैं। दोनों के कंबाइंड फॉर्म को क्या बोलेंगे, साका। समझ गए, बस। तो वहां पे पहले महिलाओं ने जौहर करा, पुरुषों ने साका करा। और जो जौहर कर रही है उसमें हेड महिला कौन है, पद्मावती। जो साका कर रहा है उसमें हेड पुरुष कौन है, रतन सिंह। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं हुआ, अलाउद्दीन खिलजी जीता। ये मैंने अभी तक आपको जितनी कहानी सुनाई ना, कैसी लगी कहानी, अच्छी थी ना। पर इसमें एक दिक्कत है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी है, उसने अपने कहानी के आखिरी में बोला है कि मैं ये कहानी लिख रहा हूं, सच्ची घटना नहीं। उसने क्या बोला है कि मैंने कहानी लिखी है, कहानी। इस चीज को लेके भी विवाद है, इस चीज को लेके भी काफी ज्यादा विवाद है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब पद्मावती मूवी आई थी तो झगड़े बहुत ज्यादा हुए थे, बहुत झगड़े, लड़ाई झगड़े हो गए थे। वो इसलिए कि असली है, नकली है, कहानी थी, सच्चाई थी, क्या है इस चीज को लेके, राइट। अब उन झगड़ों पर जो आप लोग जब असलियत में कारण लिखोगे तो पद्मावती आप कारण बहुत निगलेक्ट रखोगे, अन्य कारणों में लिखोगे। असली कारण क्या है कि रास्ता है आने जाने के लिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। बाकी ये जो अपमान है ना पद्मावती, वो सेकेंडरी कारण है, मूल कारण नहीं है। इस चीज का ध्यान में रहेगा बेटा आप लोगों को, है ना। और ये मलिक मोहम्मद जैसे आखिरी में के भी क्या है कि यार मैंने तो ऐसी कहानी लिख दी थी। और मेरा मन कहता है कि शायद असलियत में रही भी होगी, पर वो आसपास के किसी शासक की रही होगी। और इस बीच में एक विद्रोह होगा। क्या होगा, खिलजी जब आसपास में था तो खिलजी ने क्या करा था कि आसपास में बैठा तो रहेगा नहीं, तो अपनी सेना को काय के लिए लेके जाता था, शिकार के लिए। तो शिकार खेलते में इसका एक भतीजा है, वो भी विद्रोह करेगा, और एक हाजी मोला भी विद्रोह करेगा। क्या नाम है, हाजी मोला। हाजी मोला। तो हाजी मोला का विद्रोह किसके टाइम पे हो रहा है, चित्तौड़ के अभियान के समय। ठीक है, बस इतनी सी बड़ी बात थी। ये चित्तौड़ का नाम, ये जीत लेगा चित्तौड़, और उसका नाम रख देगा खिजराबाद, खिज्र खान के नाम पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम रखेगा, खिजराबाद। खिजराबाद क्या का नाम, खिज्र खान के नाम पे। खिज्र खान इसका बेटा है। खिज्र खान इसका बेटा है, उसके नाम पे क्या रख देगा नाम, खिज्र खान। यहां तक बात आ गई समझ में। जो मलिक क्या बोलते हैं, इसका जो दरबारी है, क्या नाम है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने एक बुक लिखी है, मैंने जो आप लोगों को पहले बताई थी ना, अमीर खुसरो। आमिर खुसरो ने इस किले को 7वें आसमान से भी ऊपर बताया है, चित्तौड़ के किले को, कि इतना ऊंचा कभी इनने देखा ही नहीं था। तो इनने चित्तौड़ किले के बारे में बोला है कि ये 7वें आसमान से भी ऊंचा है। कितनी बातें कर रहे हैं ना लोग, कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं ना क्लास को। चलो बेटा कर लेंगे ना आगे। थैंक यू।